दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे उड़ीसा पर। उड़ीसा में कौन जीत रहा है? वहां पर दो इलेक्शन हो रहे हैं, लोकसभा के भी और राज्य विधानसभा के भी। राज्य की जो विधानसभा है उसमें क्या स्थिति होगी या क्या होती नजर आ रही है, और लोकसभा की जो सीटें हैं उन पर क्या स्थिति है, इस विषय पर हम एक ऐसे वरिष्ठ पत्रकार से बात करेंगे जो उड़ीसा के चप्पे चप्पे से, जिनकी जान पहचान है, जो सियासत के हर बारीक से बारीक विषय को बहुत सहज ढंग से पेश करते हैं। और ये हैं सत्य प्रकाश नायक, जो उड़ीसा में सत्या नायक के रूप में मशहूर हैं, तो हम सत्या ही कहेंगे। सत्या नायक, आपका बहुत जी बहुत सर, जी स्वागत सर। है। जी, और नमस्ते। दोस्तों सत्या नायक जो है, इनका जो करियर है जर्नलिज्म में, वो बहुत ही शानदार है। देश के जितने प्रमुख चैनल हैं और उड़ीसा के जितने प्रमुख मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लगभग सब जगह इन्होंने काम किया है। और साथ साथ समाज में एक बहुत ही पकड़ बनाने के बाद इन्होंने एक बार राजनीति में भी मौका आजमाया और पुरी से लोकसभा का 2019 में चुनाव भी लड़ा, कांग्रेस पार्टी के टिकट पर। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात है, जैसे हमारे पत्रकार दोस्त आशुतोष एक बार दिल्ली के चांदनी चौक से चुनाव लड़े और फिर उनको लगा कि राजनीति उनके बस की बात नहीं है, हम लोग पत्रकार हैं, पत्रकारिता की तरफ ही लौटना होगा, और वो भी लौट आए। वैसे ही सत्या नायक भी मूलतः पत्रकार हैं, इनके इनके मिजाज और जहन में सब कुछ पत्रकारिता है, इसलिए ये भी लौट आए और फिर राजनीति की तरफ दोबारा नहीं देखा। तो दोस्तों आज हम सत्या नायक से बात करेंगे। सबसे पहला सवाल सत्या आपसे जी सर। कि अभी जो स्थितियां उड़ीसा में दिखाई दे रही हैं, आपके हिसाब से इस चुनाव में क्या लोकसभा के लिए अलग मुद्दे दिखाई दे रहे हैं और विधानसभा जो राज्य की है उसके चुनाव में अलग मुद्दे दिखाई दे रहे हैं, या दोनों के लिए एक ही मुद्दे दिखाई दे रहे हैं, एक ही विषय पर चुनाव हो रहा है, एक ही तरह की इश्यूज एक ही तरह के हैं? उर्मिलेश जी, नमस्कार। आपने बहुत ही अहम सवाल उठाया, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके ऊपर आज तक शायद इतने बारीकी से किसी ने चर्चा नहीं की है। सबको लगता है कि चुनाव है, चुनाव तो चुनाव है, पार्टियां लड़ेंगे, बयानबाजी चलेगी, तू तकाड़ चलती रहती है और वोट होती है, और इस तरह से चल रहा है। और नैरेटिव्स भी देखिए वैसे ही चल रहा है। लेकिन आप अगर एकदम बारीकी से नजदीक से देखेंगे, इसमें अंतर है उर्मिलेश। हालांकि दोनों जा रहे हैं, इसका एडवांटेज भी है दोनों प्रमुख राजनीतिक दल जो कि लड़ रहे हैं आमने सामने। क्योंकि मैं पहले मतलब ये साफ कर देता हूं कि हालांकि देश भर में कांग्रेस जिस तरह से मुद्दों को लेकर खड़ा है, अनफॉर्चुनेटली यहाँ लोग, जो आम आदमी है, वो चाहते हैं कि कांग्रेस बिस्तर से उठे और मैदान में जोरदार लड़ाई करे, लेकिन ये नजर नहीं आ रहा है। तो कि ये ट्रायंगुलर लड़ाई बिल्कुल नहीं। एक दो कॉन्स्टिट्यूएंसी, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी से पार्लियामेंट में दो तीन कॉन्स्टिट्यूएंसी हो सकता है, और असेंबली में वही 15-20 से ज्यादा ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट नजर नहीं आ रहा। और रही बात बीजेडी और बीजेपी की, जो बात आपने कही है कि इन दोनों की, क्योंकि दो चुनाव एक साथ हो रहा है, दोनों पार्टी के लिए एडवांटेजेस भी है एंड डिसएडवांटेजेस भी है। अगर मैं बीजू जनता दल की बात करता हूं, पहले शुरू करता हूं, देखिए कि नवीन बाबू लगातार जीतते आ रहे हैं, 5 बार जीत चुके, और 6 बार भी उनकी पूरा स्ट्रांग है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नैरेटिव्स बहुत स्ट्रांग है, वो चाहते हैं कि हाइपर जितने कैंपेन होना है उस कोशिश करते हैं। और नरेंद्र मोदी बार बार रोड शो कर रहे हैं उड़ीसा में, सब कुछ छोड़ के उड़ीसा में कैंप डाल दिए, बड़े नेता भी। लेकिन इसके बावजूद जमीन पे बीजू जनता दल की पकड़ अब भी है, नवीन बाबू की पकड़ है। और इसके क्या एडवांटेजेस है दोनों को, जो कि इनकी जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, लोगों की जो आक्रोश है, तो ये जब लोकसभा के लिए आता है तो लोगों का कुछ मिक्स आक्रोश है। एक तो बीजेपी की तरफ है, तो वो इनके प्रति जो जितना आक्रोश होना चाहिए, एक पार्टी एक लीडर लगातार 5 बार है, तो इससे उनका एडवांटेज है, उनके ऊपर उतना नजर नहीं आता है। दूसरा जो मेरा सवाल है कि अगर आप देखें चुनाव जो उड़ीसा का 2019 का था या 2014 का था, हम ये देख रहे हैं कि नवीन बाबू को विधानसभा में अच्छी स्थिति है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत तेजी से बढ़ी है। एक जमाने में उड़ीसा में बीजेपी की स्थिति थी, बहुत ही दयनीय थी, लेकिन आज की तारीख में अगर आप देखिए तो उसने 38.4% जो वोट उसका 2019 में था, जी लेकिन 2014 में उसका जो वोट था वो 21.50 था, जी अगर मैं सही हूं तो। जी जी जी, तो राइट। तो ये जो बढ़ोतरी है, अच्छा इसी तरह से विधानसभा के चुनाव में भी आप देखिए 2014 में जो सीटें आई थी 147 सीटों में, उसमें भी बीजेपी ने अगले चुनाव में 2014 के मुकाबले 2019 में बहुत बेहतर परफॉर्म किया। तो जी क्या ये माना जाए कि आज की तारीख में बीजू जनता दल के बराबरी में नहीं तो कम से कम कंपटीशन में आने वाली बीजेपी एक ऐसी पार्टी उड़ीसा में बन गई है जिसका कोई और किसी से मुकाबला नहीं है। कांग्रेस चूंकि सोई हुई है, तो क्या इसका फायदा उसको लोकसभा में मिलेगा, बीजेपी को? जी 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 जी, ये तो अगर आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जितने तेजी से आ रहा है, ये तो लग रहा है कि दे आर द पार्टी इन वेटिंग। मतलब मैं राज्य विधानसभा की बात कर रहा हूं। और जी अगर आप देखेंगे जो आप बोले थे, आंकड़ा दे रहे थे, जिस तरह से 2014 में उनको सिर्फ एक एमपी सीट मिला था, सिर्फ एक, जी हाँ, जी हाँ। जबकि जुएल ओराम जी जीते थे सुंदरगढ़ से। लेकिन 2019 में इनकी जो स्विंग हुआ है, ये 17% से ज्यादा स्विंग हुआ है, 17% एक झटके में। ये माना जाता है कि पॉलिटिक्स में ये माना जाता है कि बहुत बड़ी उपलब्धि है जिस तरह से उनको हुआ। और और एक से आठ उनको सीट आ गई, 8 सीट आठ उनको सीट मिल आ गई। गई। जी जी, 8 सीट मिल गई। और क्योंकि उस हिसाब से अगर आप देखेंगे, अगर 8 सीट उनको पार्लियामेंट में मिला, कम से कम उनको 50, 56, 57, मतलब 56, 57 या तो 50 सीटें मिलनी चाहिए थी, लेकिन उनको मिला विधानसभा में सिर्फ 23। तो ये जो या वोट को कन्वर्ट नहीं हो रहा है असेंबली में, इस बार भी वही लग रहा है कि जिस तरह से उन्होंने पूरा कॉन्सेंट्रेट किए हैं, इनकी नैरेटिव्स को देखिए, और सेंट्रल लीडरशिप उनकी जो भी है, नेशनल लीडर्स जिस तरह से फोकस कर रहे हैं उड़ीसा को, और जितनी मतलब ताकत से वो फोकस कर रहे हैं, इससे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश लग रही है, जो जो उनकी नुकसान दूसरे कहीं स्टेटों में, राज्यों में होगी, तो यहाँ भरपाई करेंगे। तो पिछले बार 8 आया था, लेकिन आई एम नॉट दैट वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूं कि ये कुछ बहुत छलांग मार देंगे। 8 से ज्यादा 2, 10 या 12 हो सकता है, 8 या 8 से 1 भी कम हो सकता है। तो ये है, जी लेकिन असेंबली में उनका बढ़ोतरी की आशा की जा रही है। इस बार की लग रहा है कि ये करीब 40 और 50 के आसपास चले जाएंगे, क्योंकि मेजोरिटी से बहुत पीछे रहेंगे। और ये इसलिए है कि देखिए, उनमें से जिस तरह से उड़ीसा में नवीन पटनायक सरकार के खिलाफ जो आक्रोश है, तो बीजेपी इज नॉट एबल टू पॉकेट दैट, और उसका एडवांटेज नहीं ले पा रहा है। इसकी वजह एक ही है कि एक दो जितने बड़े वजह, इसमें से एक है कि उन्होंने ग्राउंड पे अपने ऑर्गेनाइजेशन को उतना ताकतवर नहीं बनाया। एक उन्हें अपने नेशनल मुद्दों को जिस तरह से उठा रहे हैं, नेशनल लीडर्स, नेशनल मुद्दा, और हमेशा वो जो मोदी सेंट्रिक पूरा नैरेटिव चल रहा है, छोटे लीडर भी सब कुछ शुरू करते हैं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, गांव की जो आदमी, छोटा आदमी है, जो काम करता है, मजदूर है, किसान है, जो भी घर में जो महिलाएं हैं, वो तुरंत कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो वो लोकल लीडर, लोकल इश्यूज, हमको क्या मिलेगा? तो अगर नवीन पटनायक के खिलाफ हम जाएंगे, तो आप क्या सचमुच हमको दे रहे? जो द क्रेडिबिलिटी फैक्टर जो है ओवर द इयर्स, भारतीय जनता पार्टी लीडर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द लोकल लीडर्स, वो दे हैव नॉट बीन एबल टू बिल्ड दैट क्रेडिबिलिटी। जो विश्वसनीयता लोगों के अंदर आना चाहिए, वो नहीं आ रहा है। लोगों को कुछ नहीं मिला है। वैसे भी नवीन पटनायक की सरकार में ऐसे उनको खास नहीं मिल रहा है, सब कुछ इधर उधर चल रहा है। हर इंडेक्स में, बेंचमार्क में उड़ीसा नीचे है, गरीबी और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। फिर भी नवीन पटनायक इज एबल टू गेन दैट, जो फायदा ले रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस आहिस्ता 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 सोता जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। और मुझे तो लग रहा है कि ऐसा तो नहीं होगा वेस्ट बंगाल की तरह, इस बार तो कुछ अच्छा करेंगे। पिछले बार सिंगल डिजिट चले गए थे, लेकिन जिस तरह से वो लड़ना चाहिए, वो नहीं लड़ रहे। एक बार और मैं जोड़ना चाहता हूं उर्मिलेश जी, तो भारतीय जनता पार्टी लीडर्स की जो दुविधा है, पीस टाइम की मैं बात कर रहा हूं। अब तो चुनाव के टाइम हर कोई भाषण देता, हर कोई किसी को गाली देता है, लेकिन जिस तरह से ओवर द इयर्स, अगर 19 से लेके मैं 24 इस आज की डेट की मैं बात करता हूं, आपको पता है किस तरह से नवीन बाबू, बीजू जनता दल और नवीन बाबू
भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सरकार, एनडीए सरकार को एनडीए से बाहर होते हुए भी जिस तरह से उन्हें समर्थन किए, एनडीए की सहयोगी दल भी उतने खुले दिल से समर्थन नहीं किए होंगे। तो ये जो मामला आता है, कभी बोलते नहीं है, कभी ढंग से नहीं लड़े, पीस टाइम की मैं बात कर रहा हूं, तो लोगों में और जो नीचे की जो कार्यकर्ता है उनमें वो कंफ्यूजन है कि सचमुच हम लड़ रहे हैं ना, हमारा उनके साथ साठगांठ है, खाली ऊपर से कुछ लीडर्स आ रहे हैं बोल के चले जा रहे हैं। तो ये जो है क्रेडिबिलिटी फैक्टर को किल करता है भारतीय जनता पार्टी की। सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है उड़ीसा में आज तक, जबकि इसका फायदा नवीन बाबू ले रहे हैं। आपने बहुत महत्वपूर्ण ये मुद्दा उठाया और मैं ये सवाल मेरे दिमाग में था कि ये बीजेपी और बीजेडी दोनों के बीच में इलेक्शन से पहले एक बात चली कि भाई गठबंधन करके हम चुनाव लड़े। सवाल ये था कि गठबंधन किसके खिलाफ, क्योंकि आमतौर पे राजनीतिक दल जब गठबंधन करते हैं किसी स्टेट में या किसी देश में, तो उनके सामने कोई होता है कि भाई इनके खिलाफ है, लेकिन वहां तो कोई खिलाफ था नहीं। कांग्रेस तो खिलाफ इस तरह से थी नहीं, कांग्रेस एक बड़ा टारगेट नहीं था उनके लिए, एक बड़ा निशाना नहीं था। फिर इसके बाद वो सारा का सारा जो प्रोजेक्ट है अलायंस का वो फुस हो गया और पता चला कि अलायंस नहीं होगा। हम आपसे ये समझना चाहते हैं इस बारे में कि अलायंस करने के पीछे क्या दिमाग रहा होगा इन नेताओं का आपके हिसाब से, और जो अलायंस नहीं हो पाया, जो मेटेरियलाइज नहीं हुआ, वो किन कारणों से नहीं हुआ? जी उर्मिला जी, पहले ये सब कुछ हर कोई इसको लेके अपने अपने अटकलें लगाए जा रहे हैं। मेरा, क्योंकि ये लोग क्यों अब जो बोल रहे हैं कि ये अलायंस की बात इन्होंने क्यों शुरू हुआ। सी, बीजू जनता दल इज वेरी वेल सेटल्ड। उनको मतलब अभी भी नहीं आसार नजर नहीं आ रहा है, पॉसिबिलिटी नहीं दिख रहा है कि नवीन बाबू की सरकार चली जाएगी। तो नवीन बाबू वाज नॉट अ डेस्परेट लीडर देन, और उसकी पार्टी वाज नॉट इन डेस्परेशन। इक्वली भारतीय जनता पार्टी बिंग द मेन ऑपोजिशन पार्टी, ये तो कोई पॉलिटिकल पार्टी की जो राजधर्म बोलिए तो पार्टी धर्म बोलिए, तो आपकी तो कुछ बिहेवियर होता है, हर किसी की कैरेक्टर होता है, अपोजिशन पार्टी की अपना कैरेक्टर होता है, और अपना जो जो पार्टी का जो डिग्निटी होता है वो भी भूल गए। मैन ऑपोजिशन लेकिन हाथ मिलाना चाह रहे हैं जो सत्ता में है। तो इसके पीछे जो चल रहा है, अटकलें चलाए जा रहे हैं, तो इसके पीछे की एक बहुत बड़ा कारण जो कि अभी तक डिस्कशन नहीं हो रहा है, उसका कारण है कि जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस, मेनली माइनिंग और पोर्ट बेस्ड जो भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस है, इन लोगों का इंटरेस्ट रहता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी बीजू जनता दल मिल जाते हैं तो कुछ हद तक ग्राउंड पे इनकी प्रोजेक्ट को लेके जो जो पाइपलाइन है, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट पाइपलाइन में, तो ये कारण है। उनमें से बता देता हूं, नवीन बाबू और उड़ीसा को, बीजू जनता दल को और उड़ीसा को जिस तरह से कांग्रेस ने नेग्लेक्ट किया, इन द सेंस, मैं उसकी इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू को आता हूं कि जो उड़ीसा में राज करेगा, ही विल प्ले अ की रोल इन नेशनल पॉलिटिक्स, इन द सेंस आप बता सकते हैं सिर्फ 21 सीटें हैं उड़ीसा में, ये क्या कर सकते हैं। लेकिन आप दूसरे एंगल से देखिए, जो इंडिया की 98% क्रोमाइट उड़ीसा में है, करीब 35-40% कोल उड़ीसा में, बॉक्साइट 40% मोर देन उड़ीसा में, आयरन और ऑल्सो सेम 40-45% उड़ीसा में है, मैंगनीज उड़ीसा में, और 470 किलोमीटर का स्क्वायर किलोमीटर का कोस्ट लाइन है, बड़े बड़े पोर्ट से। तो इनमें किस किस लोगों ने हाथ लगाया बताइए। और जो जो बड़े बड़े पार्टियों ने, मतलब कॉर्पोरेट हाउस ने, जिन लोगों ने नरेंद्र मोदी के साथ इलेक्टोरल बॉन्ड में नजर आते हैं, और कुछ फोटोग्राफ्स और कुछ इनकी जो है मित्रता के जो फ्रेम में जो नजर आते हैं, तो वही लोगों का सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है उड़ीसा में। अदानी से लेके, अंबानी से लेके, जिंदल भाइयों से लेके, मित्तल से लेके, और मेगा इंजीनियरिंग को लेके, सब यहाँ उड़ीसा में इतना। तो ये एक बहुत पीछे इन लोगों की काम है। अगर दोनों मिलकर शासन करते हैं तो कम से कम यूं ही पॉलिसीज आएगा, हमको अगले 5 साल में नहीं आएगी, और कोई नजर नहीं आ रहा है। और दूसरा आता है कि क्यों नवीन बाबू राजी हो गए थे, तो इनका एक डर है कि उड़ीसा में अगर सबसे बड़ा मुद्दा है और जिसको लेके आज तक ना कांग्रेस उठा रहा है ना भारतीय जनता पार्टी उठा रहा है, वो है करप्शन, घोटाला, करप्शन। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। सबसे बड़ा माइनिंग स्कैम उड़ीसा में हुआ था। शाह कमीशन की रिपोर्ट पर कोई कामकाज नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। हर क्षेत्र में आप देखिए,
तो ये लग रहा था कि अगर हम मोदी जी के साथ आ जाते हैं, इनके साथ अगर आ गए तो नेक्स्ट 5 साल हमारे पास ना सीबीआई आएगी ना ईडी आएगी, और नहीं हुआ। इसकी वजह से इनका डर है कि अगर हम हाथ मिला देंगे, ऑटोमेटिकली कांग्रेस का वोट शेयर उड़ीसा में बढ़ जाएगा। लोगों का आक्रोश है सरकार के खिलाफ, अगर दोनों मिल जाते हैं तो पीपल विल हैव नो ऑप्शन बट टू गो फॉर कांग्रेस। तो ये लोग डर गए कि अगर कांग्रेस या बढ़ोतरी ले लेता है और कांग्रेस एक मेन प्लेयर के रूप में जो सोया हुआ अगर जग जाता है तो दोनों के लिए प्रॉब्लम होगी। और उमलेश जी ये लड़ रहे हैं, इनकी सांठगांठ नीचे से एम्बिलिकल कॉर्ड इंटैक्ट है, टूटी नहीं है अभी तक। देखिए नरेंद्र मोदी आके नवीन बाबू के खिलाफ जो भी कुछ बोल रहे हैं, हाल ही में पांडियान बाबू एक दिन पहले कल ही उन्होंने वो बयान दिए नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, बोल रहे कि आप उड़ीसा को नंबर 1 बनाने की डायलॉग मार रहे हैं, आप इंडिया को नंबर 1 बनाइए, उड़ीसा को छोड़ दीजिए, उड़ीसा नवीन बाबू के पास है। लेकिन आज तक किसी बड़े बीजू जनता दल के लीडर ये नहीं कह रहा है कि आप नवीन बाबू की सरकार शपथ लेगी नहीं लेगी, इसके ऊपर आप चिंता प्रकट करें। आप सोचिए, आप तीसरी बार आ रहे हैं ना नहीं, आप खुद राष्ट्रपति भवन में शपथ लेंगे या नहीं, इसके ऊपर हमारी बहुत बड़ी डाउट है। आप इसके ऊपर ये बात नहीं कह रहे, तो इसकी जो बात है अंदर से, ये खुलकर नहीं लड़ रहे, बस चुनाव है, लोगों को भड़काना है, जितना बयानबाजी परमिसेबल है मार दीजिए। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भले गठबंधन इनका नहीं हुआ, लेकिन दोनों में एक अंडरस्टैंडिंग हो कि नवीन पटनायक जी के नेतृत्व में स्टेट की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी के लिए 8 सीट से ज्यादा सीटें की दरकार जो होगी, क्योंकि लोकसभा में सीटें कम हो रही हैं, दूसरे स्टेट में उत्तर प्रदेश में कम हो सकती हैं, बिहार में कम हो सकती हैं, साउथ में कम हो सकती हैं, महाराष्ट्र में कम हो सकती हैं। तो इस तरह से सीटें जिन स्टेट में थोड़ी ज्यादा मिल जाए, बढ़ोतरी जहां से हो जाए, घटोत्तरी के बजाय बढ़ोतरी, वो उड़ीसा में भी कुछ हो जाए, तो इस पर कोई अंडरस्टैंडिंग तो नहीं हुई है कि भाई आप, जैसे मैंने देखा कि उड़ीसा के कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बीजेपी के स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के खिलाफ जो बीजेडी के कैंडिडेट्स हैं वो बहुत कमजोर हैं। तो आपको क्या ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लोकसभा में एक तरह से, हम वॉकओवर नहीं कह रहे हैं, लेकिन कि ज्यादा सीटें बीजेपी को देने पर तैयारी हो जाए और स्टेट असेंबली में बीजेपी कहे कि आपके खिलाफ हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे? और उमलेश जी, आपको एकदम उड़ीसा की अंदर की पॉलिटिक्स सही तरह से आपने पढ़ी है। ये बात हर कोई डिस्कस कर रहा है, लेकिन मेनस्ट्रीम मीडिया में नहीं आ रहा है। अब देखिएगा, आपने एकदम सही जो नर्व्स को पकड़ लिए जहां इनकी सॉफ्ट है। बात यह है कि सबको ये पता है कि लोकसभा के लिए, पार्लियामेंट के लिए इनके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग ऐसी रही है कि हम पार्लियामेंट में आपको ज्यादा, मतलब ये बीजू जनता दल का कमिटमेंट है, हम पार्लियामेंट में आपको ज्यादा मुश्किलें आपके खिलाफ क्रिएट नहीं करेंगे। और जिस तरह से कैंडिडेट इन लोगों ने, बीजू जनता दल काफी सारे कैंडिडेट ऐसे दिए हैं जिन कैंडिडेट का नाम नहीं, जो पिछले बार, मैं उदाहरण के तौर पर कहता हूं, बालासोर में जहां श्रीकांत जना इस बार लड़ रहे हैं, कांग्रेस से पूर्व मंत्री श्रीकांत जना लड़ रहे हैं, और पूर्व मंत्री आपके भाजपा के प्रताप षडंगी लड़ रहे हैं, वो भी लड़ रहे हैं, उसी क्षेत्र से वो एमपी जीते हैं और है भी। तो बीजू जनता दल पिछली बार जो कैंडिडेट सबसे बढ़िया फाइट दिए थे, हालांकि वो 2014 से 19 तक एमपी थे, रविंद्र चन्ना, वो सिर्फ 20,000 वोट से हारे, 12,000 वोट से शायद हारे, 20, आई एम सॉरी भाई, 20 के अंदर मान लीजिए। मतलब इतना एमपी, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए बहुत बड़ा व्यवधान नहीं है, डिफरेंस नहीं है, और उनका ज्यादा अच्छा पकड़ भी है बालासोर में। यू विल बी सरप्राइज जिस तरह से ड्रामेटिक वे में नवीन बाबू, जो बीजू जनता दल के एक प्रवक्ता थी महिला, जो कभी चुनाव कभी अपने करियर में नहीं लड़ी है, उनको एक टिकट नहीं मिला भारतीय जनता पार्टी में, उन्होंने आए बीजू जनता दल में मिले और कुछ ही घंटे के बाद उनको टिकट दे दिया गया बालासोर। तो वहां बीजू जनता दल की कार्यकर्ता भी इनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। तो ये जो है कि अंडरस्टैंडिंग इज देयर। और अभी तक अब बात देखेंगे, नरेंद्र मोदी का मतलब ऐसे कुछ बोलते हैं, लेकिन इनकी पूरा फोकस नवीन बाबू के खिलाफ नहीं है, तो इसलिए वो असेंबली छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी एमपी जितने बढ़ेगी, जो नहीं, मतलब नहीं हुआ, तो बीजू जनता दल है ही उनको सपोर्ट देने के लिए।
क्योंकि कुछ ही महीने पहले अश्विनी वैष्णव जिस तरह से उड़ीसा से राज्यसभा चुन के गए, इससे बड़ा और मिसाल क्या हो सकता है कि दोनों में दोस्ती कितना गहरा है। तो क्या आपको लगता है कि नवीन पटनायक साहब के लिए एसेट भले रहे हों पांडियन ये एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में, लेकिन क्या वो जनता के नज़र में एक लायबिलिटी भी बन सकते हैं, ये सोचकर कि भाई उनको कहीं फिर से चीफ मिनिस्टर न बना दिया जाए, या उनकी धर्मपत्नी जो आईएएस अफसर हैं उनका भी नाम लिया जाता है कि हो सकता है कि वो इस्तीफा देकर वही बन जाए, क्या ठिकाना। तो ऐसे में क्या पांडियन साहब की भूमिका क्या इस चुनाव में नजर आ रही है? जी, अभी स्थिति ऐसा है, ये हर कोई जानता है कि उड़ीसा में अभी बीजू जनता दल में क्या हो रहा है और गवर्नमेंट में क्या हो रहा है। हालांकि चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक है, लेकिन डिफैक्टो चीफ मिनिस्टर अगर कहा जाता है, तो ही हैज गॉट दैट एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दिया जाता है और दिख भी रहा है और वो एग्जिबिट भी हो रहा है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप देखेंगे नवीन बाबू की आज के दिन में उनकी सबसे बड़ा जो मतलब एडवांटेज है, वही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज उनके लिए वो है पांडियन जी। सो पांडियन बाबू के साथ ऐसा है कि नवीन बाबू इनके ऊपर बहुत सारा डिपेंड करता है। उनको कहा जाता है कि इज अ वेरी हार्ड वर्किंग ऑफिसर, 4 फीस नोन एज 4 AM ऑफिसर, और नवीन बाबू की हर वो चीज देखते हैं, पार्टी का, उनकी गवर्नमेंट का, सब कुछ देखते हैं। और वही उनके लिए अब सबसे बड़ा थ्रेट हो गया है कि लोगों में अभी देखिए जो मेन मुद्दा उड़ीसा में क्या है, उड़िया अस्मिता। अब बीजू जनता दल के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का जो मेन मुद्दा आरोप है वो है कि नवीन बाबू उड़िया अस्मिता को खत्म कर रहे हैं। क्यों? एक तमिल ऑफिसर को लाके, हु इज नॉट फ्रॉम उड़ीसा, बोर्न इन उड़ीसा, और ये इनको जबरदस्ती उड़ीसा के लोगों के ऊपर थोप रहे हैं। लोगों ने वो चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं, लोगों ने नवीन बाबू को मैंडेट देंगे और नवीन बाबू लोगों की जो जनादेश है उस जनादेश के साथ धोखाधड़ी करेंगे और उनको चीफ मिनिस्टर बना देंगे। तो इस तरह की जो बातें आ रही है, ये एक्चुअली अगर देखेंगे कि बीजू जनता दल और नवीन बाबू के जो अगर इलेक्शन देखते हैं, तो नवीन बाबू की जो पॉपुलैरिटी वर्सेस ये पांडियन फैक्टर, इसको पॉपुलैरिटी अनपॉपुलैरिटी जो भी बोलिए, ये सबसे बड़ा फैक्टर होकर आ रहा है। तो लोगों ये अभी तक पीपल आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट। नवीन बाबू के खिलाफ कुछ करप्शन चार्जेस जितना नहीं है, लेकिन नवीन बाबू सरकार के खिलाफ भरे हैं करप्शन चार्जेस। उनकी ब्यूरोक्रेट्स, इनकी इनके इनके मिनिस्टर, पॉलिटिकल कोलीग्स, इनके खिलाफ ढेर सारे करप्शन चार्जेस है। फिर भी लोगों ने नवीन बाबू के साथ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नवीन बाबू के साथ है मतलब नहीं है कि नवीन बाबू किसी को थोप देंगे, पीपल विल एक्सेप्ट। तो भारतीय जनता पार्टी इसको जोरदार मुद्दा चला रही, और नरेंद्र मोदी जी पांड्यन जी का नाम नहीं कहकर भी उनको ये निशाना करते हैं और उनकी रैली के बाद भी इस तरह से बात कर रहे हैं। तो बड़े से लेके छोटे लीडर तक ये भारतीय जनता पार्टी को, पांड्यन जी को टारगेट करते हैं। और कांग्रेस कह रहा है कि जिस तरह से जे कांग्रेस भी वही फॉर द पीपल, फॉर द उड़िया, बाय द उड़िया, ऑफ द उड़िया, ऐसा एक नारा उन्होंने भी चला रहे हैं उड़ीसा में, सिर्फ टारगेटिंग पांड्यन। सो इससे क्या फायदा होता है? आई नॉट बी सरप्राइज इफ इट इज अ वेरी टैक्टफुल स्ट्रैटेजी बाय नवीन जी, क्योंकि उनकी जो 5 टाइम जो उनकी टर्म रही है, 24-25 साल की टर्म रही है, इसके खिलाफ जितने क्यूमुलेटिव एंटी इनकम्बेंसी है लोगों में, या तो लोगों में जो एंगर है इनके खिलाफ, तो उसको हटाने के लिए, उसके ऊपर से नजर हटाने के लिए वेरी टैक्टफुली ही लेट अ वेरी स्मार्ट टैप सेइंग दैट पांड्यन जी इज देयर, ही इज लुकिंग आफ्टर एवरीथिंग। सो लोगों का आक्रोश अभी पांड्यन के ऊपर ज्यादा है, नवीन बाबू के ऊपर कम है। तो इन्हें नवीन बाबू इज फाइटिंग इलेक्शन, Pandian is not fighting election. Naveen Babu is the main face for Biju Janata Dal. So this is also an advantage. Very tactful, very tricky thing. It might, it's like ये आपका मतलब दो धार वाली तलवार जैसा, अगर इधर उधर हो गया आपकी हाथ भी कट सकता है। ऐसा नवीन बाबू has played that kind of trap. अभी मैंने नवीन पटनायक साहब की पार्टी का मैनिफेस्टो पढ़ा, सत्या जी, और मैंने देखा कि उसमें बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स की झड़ी लगाई गई है काफी। और माना यह जाता है कि नवीन पटनायक साहब जब मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद से उन्होंने जो पिछली सरकारें थीं उनके पहले की, जिन्होंने काम नहीं किया था, जनता को फायदा नहीं पहुंचाया था, और लूट खसोट की कल्चर बहुत स्ट्रांग हो गई थी, जिससे कांग्रेस का पतन हुआ वहां। तो लोगों में काफी काम किया स्कीम्स के जरिए, लोगों को 1 रुपए किलो का चावल देना और बहुत सारी ऐसी स्कीमें। इस बार मैनिफेस्टो में भी लोगों को
100 यूनिट से कम उपभोग करने पर प्रतिमाह बिजली फ्री करने का है। इसके अलावा 100 से 150 यूनिट पर 50 यूनिट का फ्री करना है। इसके अलावा यूथ बजट लाने का यह है कि 1 लाख करोड़ जो है अगले 10 साल के लिए 1000 करोड़ प्रति वर्ष का यूथ बजट होगा। इसके अलावा 2 लाख ब्याज मुक्त कर्ज स्टार्टअप के लिए युवाओं को देंगे, 2 लाख सरकारी जॉब गवर्नमेंट सेक्टर में वगैरह वगैरह, ऐसी बहुत सारी स्कीम्स का इसमें हवाला है। मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आमतौर पे कई स्टेट्स में और सेंटर लेवल पर भी ये माना जाता है कि वो भी लाभार्थी योजना से काफी, उसके पास 2 एजेंडा है, एक तो हिंदुत्व का और दूसरा है लाभार्थी। ये 2 बड़े उसके एजेंडे हैं। तो क्या नवीन पटनायक के इन वेलफेयर एजेंडे के सामने क्या बीजेपी की चल नहीं रही है, या बीजेपी भी कुछ प्रलोभन देने का बात कर रही है? जी, बीजेपी भी किसी चीज में पीछे नहीं है। अगर आप देखेंगे, जी बीजेपी भी लाभार्थी योजना का लंबी लिस्ट यहाँ दिया है नरेंद्र मोदी की गारंटी के नाम पे। उन्होंने कहा कि हम किसानों को 3100 रुपया पर क्विंटल धान का देंगे और 25 दिन के अंदर उनको पैसा उनके ट्रांसफर हो जाएगा। महिलाओं के लिए उन्होंने कहा कि हमने 50,000 रुपया का एक वाउचर देंगे और युवाओं के लिए कि उन्होंने भी यही कि हम 5 लाख नौकरी हम क्रिएट करेंगे। इस तरह से ये 2 लाख बोले, वो 5 लाख बोले। उमेश जी, अगर आप उसको थोड़ा क्लोजअप से देखेंगे, जो नवीन बाबू की सरकार, आप उनकी डेवलपमेंट की बात कर रहे थे। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी सारा डेवलपमेंट हुआ है अगर पिछले उनकी सरकार की तुलना से। लेकिन नवीन बाबू की जो उनकी पॉलिटिक्स है, ही इज ए मास्टर ऑफ जो पॉवर्टी बेस्ड पॉलिटिक्स कैसा किया जाता है, गरीबी को किस तरह से वो पेरेनियली रखा जाए और उसके ऊपर राजनीति किया जाए। उसको ना एलिवेट नहीं करने की, उसको हटाने की बात नहीं है, गरीबी रहेगा। देखिए 25 साल करीब उनकी मतलब सत्ता में रहने के बाद, 24 साल 25 साल रहने के बाद अभी वो क्या कह रहे हैं कि वही 1 रुपया चावल देंगे। हम एक छोटा सा आंकड़ा आपको दे देते हैं, विकास की भी बात कर रहे हैं। उड़ीसा में जो नेशनल फूड सिक्योरिटी कार्ड में राशन में 3 करोड़ 27 लाख लोगों को दिया जाता है। इसके बाद नवीन बाबू फिर बोले कि और भी गरीब है, हमको और दीजिए, क्योंकि कार्ड नहीं है उनके पास, आधार कार्ड नहीं है लिंकेज के लिए, केंद्र सरकार ने मना कर दिया। तो नवीन बाबू तुरंत शुरू किया कि स्टेट फूड सिक्योरिटी, उसमें करीब 45 लाख लोग हैं। तब से हिसाब कीजिए, तो 3 करोड़ 70-80 लाख लोग जिनको सब्सिडाइज राशन मतलब चावल की जरूरत है, नहीं तो ये उनके ऊपर भुखमरी हो सकता है, शिकार हो सकते हैं। कितने हैं आबादी? 4 करोड़ 50 लाख, मतलब 4 करोड़ 80 लाख मान लीजिए। तो इससे 3 करोड़ 80 लाख अभी भी सरकार की सब्सिडाइज राइस पर डिपेंड करते हैं। आप कह रहे हैं किस तरह से विकास हो रहा है। एक इतने साल के बाद कह रहे हैं कि हम 2 लाख नौकरी देंगे, दे क्यों नहीं रहे? अभी सरकार में करीब 3 लाख नौकरी खाली पड़ा है, वो नहीं देंगे। नौकरी देंगे तो पैसा जाएगा, पैसा जाएगा तो सरप्लस बजट नहीं हो पाएगा। तो ये जो हाल ही में जो हुआ है उड़ीसा में, इनके पास रेवेन्यू कहां से आया? ये रेवेन्यू कुछ जनरेट नहीं की। उनकी रेवेन्यू की 2 माध्यम है, एक तो माइनिंग, जो कि केंद्र सरकार आने के बाद 16-17 के बाद इन लोग जो ऑक्शन बेस कर दिए, तो उड़ीसा को करीब 50,000 करोड़ का आता है माइनिंग रेवेन्यू। और दूसरा है आप दारू, लीकर, अल्कोहल, स्पिरिट बेच के आता है। उड़ीसा आई थिंक मे बी 1 और 2 और 3 स्टेट जहां की दारू मतलब अल्कोहल की मोनोपोली बिजनेस सरकार के पास है। उड़ीसा स्टेट बिवरेज कॉर्पोरेशन इज द मोनोपोली ट्रेडर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ आपके जो अल्कोहल का आपको मान सकते, या तो जिसको ये इससे उनका पैसा आता है। तो माइनिंग से खदान खोदो और बेचो, इसमें कुछ नहीं ज्यादा आपकी मतलब कुछ अचीवमेंट नहीं है। आपने कुछ कारखाना नहीं लगाया, जितने सारे पीएसयूज थे, स्टेट पीएसयू, सबको बंद कर दिए। उसके साथ साथ जब भी चलेगी, सब कुछ चलेगी। तो ये मेरा कहना है, जे ये सुनने को अच्छा लगता है क्योंकि लोगों ने इसको एक्सेप्ट करते हैं। लोग चाहते हैं कि 1 रुपया पर किलो चावल मिल जाएगा खुद से, मेरा बेटा को नौकरी मिले ना मिले। इसलिए माइग्रेशन सबसे ज्यादा उड़ीसा में, लोग बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए। और जो यूथ की बात कर रहे थे, उड़ीसा सरकार, नवीन बाबू सरकार 2008 में लाए थे उड़ीसा स्टेट यूथ पॉलिसी लाए थे, और 2013 में यूथ मिशन लाए। इस दोनों में अगर आप चार्टर पढ़ेंगे गजट में,
लगभग वही बात है जो ये बोले, सिर्फ पैसा बढ़ा दिए, इससे कुछ नहीं। लोग एक भी उसमें जो ड्राफ्ट था, उनका ऑब्जेक्टिव था, एक भी नवीन बाबू पूरा नहीं किए। ठीक 2008 में किए थे, 9 में चुनाव था, 14 में चुनाव था, 13 में लाए थे यूथ मिशन, अब 24 में है, अभी ला रहे हैं यूथ का बजट ला रहे हैं। यूथ बजट से क्या होगा, अब तो नौकरी नहीं दे रहे। और उड़ीसा सारे देश में 20 बिग स्टेट्स में हाल ही में आईएलओ का जो रिपोर्ट आया है, उड़ीसा का यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज हाईएस्ट इन द कंट्री। हाउ इट इज पॉसिबल? इसलिए कि हम कुछ कारखाना या तो रोजगार की व्यवस्था हम लोग नहीं किए, और इन्फ्लेशन उड़ीसा इज हाईएस्ट फॉर द लास्ट कंसेक्यूटिव 6 मंथ्स इन इंडिया। तो ये जो है, ये गरीबी को और फ्यूल करता है। दैट हेल्प्स नवीन बाबू टू कम विद दिस काइंड ऑफ लाभार्थी योजना, और लोग उनको ताली मारते हैं। मतलब इसका मतलब ये आप कह रहे हैं कि जिस तरह नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए लाभार्थी योजना का इस्तेमाल करती है, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रही है, और इस तरह से एक एक परिवार को कई बार 40 किलो मिल जाता है, कई बार 30 किलो मिल जाता है। ऐसे परिवारों को भी मिलता है जो उसी राशन को बाजार में बेच देते हैं क्योंकि वो राशन खाना नहीं चाहते, वो ये अलग कहानी है। लेकिन दूसरा जो पहलू है नरेंद्र मोदी जी की सरकार का, वो है हिंदुत्व। तो ये तो कॉमन है लाभार्थी योजना नवीन बाबू में और आई मीन मोदी जी में, नरेंद्र मोदी में। जी जी, तो दोनों में कॉमन है कि गरीबी बनी रहे, गरीब बने रहें और हम आपको लाभ देते रहें, आप हमें वोट देते रहिए। लेकिन जी दूसरा जो बात है हिंदुत्व, यहां पर मुझे लगता है कि उड़ीसा का जो परिस्थिति है और जो वहां की सामाजिकता है, वो मुझे लगता है कि रेस्ट ऑफ इंडिया से डिफरेंट है। मैं ये कहता हूं, आपसे समझना चाहता हूं कि क्या बीजेपी की सबसे बड़ी मुश्किल उड़ीसा में यही है कि उड़ीसा में सब कुछ बुराई हो सकती है, उसकी सामाजिकता में कमजोरी हो सकती है, लेकिन कम्युनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स करना बड़ा कठिन है, क्योंकि जय जगन्नाथ वहां है, जय श्री राम जी का नारा नहीं कोई लगा देता। जी उर्मिलेश जी, आई एम फुल्ली एग्री विथ यू कि उड़ीसा की जो कल्चर है, उड़ीसा की जो धार्मिक और आध्यात्मिकता की जो जो पहचान है लोगों में, जिस आस्था के ऊपर उड़ीसा की मतलब 4-4.5 करोड़ या भी बाहर भी बहुत लोग हैं, महाप्रभु श्री जगन्नाथ की उनकी 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 शरणार्थी है। तो प्रभु श्री जगन्नाथ की जो कल्चर, आपने एकदम सही कहा, ये सर्वधर्म और सर्व जाति इसको लेके उनकी श्री जगन्नाथ जी की संस्कृति है। लेकिन ये जो जय श्री राम के नाम पर जिस तरह से पोलराइजेशन का उनकी प्लान है भाजपा की, तो उड़ीसा में ये पोलराइज नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए नवीन बाबू जो सब हिंदुत्व का उनको एक चेक दिए हैं, उन्होंने प्रभु श्री जगन्नाथ मंदिर का एक परिक्रमा प्रोजेक्ट बनाया। परिक्रमा, जी जी, और उसको बड़ी जोरदार उसके पालन हुआ, और उसकी भी लोगों ने पार्टिसिपेट किए। और इसके साथ साथ जितने बड़े बड़े देवी देवताओं की जो जो धर्म स्थली है, जो आध्यात्मिक स्थली है, इसका उन्होंने फिर से उनका रिनोवेट किए। वो संस्कार मत धार्मिक स्थल संस्कार के नाम पर यो जितने छोटे बड़े जो है, जो नेग्लेक्टेड थे, मतलब उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर और कॉमन एम्यूनिटीज, इसको बढ़ाने के लिए ना, तो नवीन बाबू सरकार विदाउट गिविंग अ क्लियर कट रिलीजियन टैग, तो ये कम्युनल मतलब मजहब की टैग नहीं देकर इसके ऊपर जिस तरह से उन्होंने काम किया है, तो स्थानीय उड़ीसा की लोगों को ये जय श्री राम नारा उतना सुनाई नहीं दिया। तो ये इसलिए पोलराइज नहीं हो रहा। आप देखिए क्या, देखिएगा उड़ीसा में जितने बड़े लीडर आ रहे हैं भाजपा के, उनकी नैरेटिव्स में जय श्री राम बहुत कम है, क्योंकि पोलराइज नहीं हो रहा है, ये दाना नहीं बांध रहा है, मतलब ये पकड़ नहीं रहा है ये मैंने स्वयं प्रधानमंत्री इसके लिए को आप स्वयं नवीन बाबू प्रधानमंत्री को को आप यू कैन गिव। नहीं, प्रधानमंत्री को मैंने स्वयं रैलियों में जय जगन्नाथ का नारा लगाते हुए सुना है उड़ीसा में। जी जी, इनको पता है ये जय जगन्नाथ नहीं कहेंगे तो उड़ीसा के लोगों के इनके खिलाफ आक्रोश है, क्योंकि उड़ीसा के लोगों के मतलब जगन्नाथ जी उनके कल्चर को लेके इतना आस्था है। तो ये हर धर्म में ऐसा नहीं है कि मुसलमान लोग उतना ही मानते हैं। मैं आपको बता देता हूं, पिछले जो कोविड के टाइम में, आपको एक उदाहरण की तौर दे रहा हूं, लोगों की जो दर्शकों को, ये व्यूअर्स को पता नहीं, इनको बता भी देता हूं क्योंकि आपके नेशनल मीडिया है। तो जब कोविड के टाइम पे एक समय आया था, जो ये तय किए थे कि रथ यात्रा नहीं मनाएंगे, तब
उस समय जो धार्मिक लोग थे उनका मानना है कि रथ यात्रा में लोगों को नहीं बुलाएंगे, बिना मतलब कोविड गाइडलाइंस के अनुसार कोई भक्त किसी को अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन जगन्नाथ जी की रथ यात्रा भक्तों और इनकी दैतापति सेवायत के जरिए से जैसा होना होगा, क्योंकि बहुत बड़ा रीति है, इस रीति को तोड़ेंगे नहीं बस। तो राज्य सरकार इसको नहीं करना चाहते थे। तो सुप्रीम कोर्ट में जो पीआईएल जो याचिका दायर हुई थी कि होना चाहिए, उसका एक मुसलमान यूथ ने किया था। उड़ीसा का एक मुसलमान युवा ने इस पीएल को लेके गया था, उसके ऊपर सुनवाई हुई और रथ यात्रा हुआ। तो ये भावना है जगन्नाथ जी को लेकर उड़ीसा के लोगों में। जी, मुझे लगता है इसी टिप्पणी के साथ आज की चर्चा का हम समापन कर सकते हैं कि उड़ीसा गरीब हो सकता है, पिछड़ा हो सकता है, हालांकि कोशिश हो रही है कि वो स्टेट आगे बढ़े, लेकिन वहाँ की सामाजिकता जो है, उसमें सांप्रदायिकता अभी भी बहुत बहुत कम है। मैं ये तो नहीं कहता कि पूरी तरह वो सांप्रदायिकता मुक्त है, क्योंकि कंधमाल की घटनाएं वहां हो चुकी हैं और भी बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम अतीत में हमने सुने हैं, देखे हैं। लेकिन इसके बावजूद ये जय जगन्नाथ का जो एक स्लोगन है, जो सामाजिकता आध्यात्मिकता को एक नई जमीन देता है, एक नया वैल्यू सिस्टम देता है, और वो बहुत मानवीय है। उसमें कहीं भी विभाजन के लिए जगह नहीं है। आपने स्वयं कहा कि एक मुस्लिम नौजवान ने वो अपील की जिसके आधार पर रथ यात्रा निकाली गई। तो ये खूबसूरती उड़िया समाज की है और मैं समझता हूं कि वो बनी रहे। चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे। तो इसी टिप्पणी के साथ आज हम समापन करते हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। और फिर अंत में आपको एक बार मैं जरूर कहूंगा कि मेरा चैनल नया है, आप इसे देखिए, आप अपने दोस्तों को कहिए देखें, वे शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए। बस इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।